नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे त्यागपत्र उपन्यास। त्यागपत्र उपन्यास मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1937 ईस्वी में हुआ था। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस एम दयाल अपनी कथा कहते हैं। जस्टिस एम दयाल के बचपन का नाम प्रमोद था तथा मृणाल उनकी बुआ थीं। मृणाल के माध्यम से ही यह उपन्यास उस समय की रूढ़िवादिताओं को प्रकाश में लाता है। पारिवारिक ढांचे के भीतर ही स्त्री जीवन की विडंबनाओं को यह उपन्यास हमारे सामने रखता है। मृणाल की अंतिम कारुणिक दशा कहानी के नैरेटर एम दयाल अर्थात प्रमोद को आंदोलित कर देती है, जिससे क्षुब्ध हो वह अपने पद जजी से त्यागपत्र दे देता है। यहीं से इस उपन्यास का शीर्षक जन्म लेता है। आइए पढ़ते हैं उपन्यास। सर एम दयाल, जो इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए। मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया जा रहा है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। शुरू करते हैं उपन्यास। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की ज़रूरत को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जिनके ऊपर राई रत्ती नाप जोक कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने। मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ, पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाड़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली हैं। कोई अपवाद उसको पार कर मुझ तक नहीं आ सकता, पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। मुझको नहीं मालूम वह कैसे मरी। घुल घुल कर मरी, इतना तो जानता हूँ। इतना तो उनकी मौत के 10 वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद किया था। याद किया होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली घर पछां की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो। पर नहीं, उस तो के मुंह में नहीं बढ़ना होगा। बढ़े कि गए, फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निकल कर समा जाएगी और उसमें से निकलना भी नसीब न होगा। इतना ही हम समझे कि माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिताजी से काफ़ी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होंगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लाभालाभ का विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। भाई पहले तो ओवरसीयर में युक्त प्रांत के इन उन जिलों में रहे, फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक राह रस्म की बात रह गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग सूख चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थीं। अकेली ये छोटी बुआ ही रह गई थीं। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे। उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते। पिता का यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खासा ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी मूरत पर रीझ जाते थे। खैर उस बात को छोड़ें, मेरी और बुआ की बहुत बनती थी।
वह शहर के बड़े स्कूल में बग्घी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारत वहाँ होती अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टरनी जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुझे क्या बताऊं। यहाँ सबसे पहली बार हमारे सामने लेखक का नाम आता है, वो है प्रमोद। ये प्रमोद की बुआ हैं जिनका नाम कालांतर में उपन्यास में आएगा और इनका नाम है मृणाल। कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो जाता। कहती, और प्रमोद वह है नहीं गणित के मास्टर। शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभोकर रख दी। शीला बड़ी नटखट है। मास्टर जी की एक आंख तैने नहीं देखी प्रमोद। मास्टर देखते इस तरफ हैं तो वह आंख किसी और की ही तरफ देखती है। पिन जो चुभी तो खूब बिगड़े। डपट कर बोले, यह किसकी शरारत है, वह खड़ी हो जाए। सब लड़कियां सहमी बैठी रहीं। शीला ऐसी हो गई जैसे ऊद बिलाव के आगे मूसी। मास्टर ने बेंत फटकार कर कहा, मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको गुस्सा बहुत था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। यह मुझको बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, यह मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी पहले तो मुझको देखते रहे, फिर कहा यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस फैली हथेली पर उन्होंने 3-4 बेंत मारे। मैंने समझा था और मारेंगे, पर जब उन्होंने बेंत अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूँ प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उनकी उस आंख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आंख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर को एक बार तो जरूर ही देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करेगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच का कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा, दुर पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रखे रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थीं। शीला बड़ी पगली लड़की है। मैंने कहा, शीला क्या करती है, देख मास्टर की वही आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बहनेली हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं आने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मारकर कहा, क्या है शीला, क्या है? वह फपक कर रोती रही। बोली, कुछ नहीं प्रमोद, तुझे एक रोज़ शीला के घर ले चलूँगी, चलेगा? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता, चिहुक पड़ती। कहती, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेंगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहती थी। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वह किताब कॉपियाँ अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थीं और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्द्वंद, बस माँ के सामने जरा सकुचाई रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। वह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती थी। यह सभी कुछ याद आता है। धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति में बड़ा ढांढस रहता और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता। जब वह मुझे मिलती बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों प्रमोद भैया, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, कभी कुछ भी और न कहती, सिर्फ गधा कहती। वह 9वीं क्लास में थी या 10वीं में, मुझे ठीक से याद नहीं। मेरी 12 वर्ष की अवस्था रही होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया है। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर पार जाने कहाँ देखने लगती हैं। वह अब मुझसे अधिक बातें नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? वह कहती, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उनसे मेरी ओर न देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। इस पर मेरे दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुझे धीरे से चपत मारकर कहती,
है ना प्रमोद बाबू पागल। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही हैं। कभी पतंगों के पेच देखती हैं और कटी हुई पतंग पर जब तक वह ओझल न हो जाए आंखें गाड़े रहती हैं, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम कांटे ही खींचती रहती हैं। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुका रह जाता। जब उन्हें आकर मेरे वहाँ खड़े होने का बोध होता तो चौंकी से एकदम कहती, अरे प्रमोद, तू कहाँ था? यहीं था। क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता भी नहीं? मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उनकी बराबर बैठ जाता। वह शनह शनह मुझको अपने ही ऊपर लुढ़का लेती, कहती, देख पतंग, देख पतंग। थोड़ी देर बाद कहती, तुझे पतंग अच्छी लगती है? मैं कहता, हाँ। तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर वह एकाएक मुझे अंक में भरकर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे कि खूब दूर, सबसे ऊंची उड़ाएगा पतंग? मैं कहता, पैसे दो, मैं लाऊं? वह थोड़ी देर मुझे देखती रहती। वह दृष्टि अनुभूज होती थी, मानो मैं उन्हें देख ही न रहा हूं। मुझसे आर पार होकर जाने वे क्या देख रही हैं। फिर एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजाकर कहती, चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है। एक रोज स्कूल से वह काफ़ी देर से लौटी। माँ ने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम में उनका जी नहीं लगता था। उन्होंने मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज़ नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? घेवर? घेवर भी कोई मिठाई है? छी, देखो तुम पतंग नहीं लाए ना। प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी। तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा? चल रे चल प्रमोद, यहाँ क्या कमरे में बैठना, चलकर ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों? एक बात कहती थी कि झट भूल जाती थी। उस समय उनके मन में ठहरता कुछ नहीं था, न विचार न अविचार, जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस उड़ उड़ आना चाहता हो। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। उस दिन वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ, बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर, जीजी। शीली मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो। मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ, छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है, नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूंछ। मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को वह मुझे बहुत देर तक अपने से चिपटाए रहीं। पूछने लगी, प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज़ इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुलाकर लाया। उसके तीसरे रोज की बात है। मैं बाहर से घर में आया था, देखता हूँ कि माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे उत्तर नहीं बन पड़ा। चल ला, बैंत तो ला। मैं सुनकर वहीं खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जाकर बैंत ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे में से उठा लाकर बैंत मैंने दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लौटकर चली गईं। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बैंत से किसी के पीटे जाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बैंत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी, उसके बाद रोने कलपने की आवाज़ मुझे नहीं आई। बैंत तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह न टल सका, न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन सुन्न पड़ गया था और वह देर मुझे असह्य हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोल कर आईं। उनके ओठ नीले थे और जिस हाथ में बैंत था वह कांप रहा था। उनका चेहरा मानो राख से पुत गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण
अपने को ही बेंत से न उधेड़ने लगें। मानो अपने को नहीं मार रही हैं तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गईं। जाते जाते द्वार पर रुकीं और जोर से अपने हाथ के बेंत को दालान में फेंक दिया। बेंत मेरे पास आकर गिर गया। मेरी कुछ भी समझ में न आ रहा था। मैं सक पकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहसपूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूँ कि वहाँ बुआ औंधी हुई पड़ी है। उनकी साड़ी इधर उधर हो रही है और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम सी पड़ी है, न रोती है न सुबकती है। बाल बिखरे हैं और धरती पर दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहना भी असह्य हो गया। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहाँ थोड़ा रो लेता तो ठीक होता, पर वह संभव न हुआ। मैं दबे पांव लौट आया। वह दिन था कि फिर मैंने बुआ की हंसी नहीं देखी। इसके 5-6 महीने बाद बुआ का विवाह हो गया। माँ ने जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उसी दिन से सीने पिरोने, झाड़ने बुहारने और इसी तरह के और कामों में शांत भाव से लगी रहती। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात से मतलब न था। न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया पहनती तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा था कि बाबूजी का भी भारी चेहरा हो आया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं अपने में मुंह लटका लेते हैं। माँ का अजब हाल है। मुझे काम बेकाम डांटती फटकारती रहती हैं। नौकरों को तो बहुत ही झड़कियाँ सुननी होती हैं। बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ा कर जाने अस्फुट भाव से क्या कहती रहती हैं, फिर एकाएक फट पड़ती हैं। मैं सामने हुआ, मुझ पर टूट पड़ती हैं। आंखें फाड़कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती। आजकल के लड़के बस कामचोर होते जाते हैं। अथवा कहती, कहाँ गया है वह बंसी? नहीं है, नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा, 1 रुपया जुर्माना, ये नौकर हरामी होते जाते हैं। ऐसी बातें हर दिन कुछ न कुछ सुन पड़ती हैं, पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ब्याह के दिन आते गए और ब्याह हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपकाए बहुत बहुत आंसू रोती रहीं। समझाने लगीं, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना। मैं यों तो काफ़ी बड़ा हो चला था, मेरा बच्चा अब नहीं था, तो भी मैं उस समय बुआ के उस अंक में चुपचाप शावक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो, कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंखें भीग गईं, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाते समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचलकर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया। कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। माँ से कह दिया, तू राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूँगा। इस पर बाबूजी ने वहीं के वहीं मुझे 2-3 चपत जमा दिए, पर मैं नहीं उठा, नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उनके पैरों के बीछुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने झुककर मुझे पैरों से उठाया। घूंघट के भीतर उनकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं। बुआ ने मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर मेरे मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊँगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हट बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? जल्दी आऊँगी। मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी। उनका मुंह सूखा था। उनको देखकर जी हो आया कि क्यों मैं उनके गले नहीं लग जाऊं और कहूं, माँ माँ, उनकी ठोड़ी हाथ में लेकर कहूं, मेरी माँ, मेरी माँ। इतने में बुआ ने मेरे हाथ में एक रेशम का रूमाल थमाया और एक झपट में वहाँ से चली गई। मैं संभल भी न पाया था कि द्वार के आगे से मोटर जा चुकी थी। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एक का सूनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज़ बुआ आ गईं। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था।
उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और उम्र कुछ ज़्यादा मालूम होती थी। डील डॉल में वे खासे थे। मुझे पीछे मालूम हुआ कि यह उनका दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थीं। जब वह ससुराल से आईं, मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थीं। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उन वस्तुओं को देखने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बातें करें, जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थीं, वैसे अब भी बतावें कि जिस ससुराल से वह आई हैं वहाँ उनका क्या हाल रहा, चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है, अनमनापन क्यों आजकल उनकी तबीयत में रहता है। बुआ मैं वही प्रमोद हूँ, देखो मैं अब बच्चा नहीं हूँ, तुम कहकर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ, जो तुम्हें दुख देता है उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज़ वीज़ नहीं देखनी बुआ। बुआ मेरी, इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल नहीं समझाओगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सब कह देना चाहता था। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीज़ें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गईं। बोली, यह तू बोल कैसे रहा है, क्या हुआ है तुझको। मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है। मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद यह बात छू गई। बोली, कैसा बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती हूँ तो भला कैसा मानती हूँ, पराया मानती हो। यह सुनकर स्तब्ध भाव से वह मुझे देखती रह गईं। खींचकर अपनी गोद में मुझे लिटाकर बोली, प्रमोद सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है। तू एक काम करेगा। मैं बड़ी उत्सुकता से उनके मुंह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम नहीं करूँगा तो प्रमोद बनकर मैंने यह जन्म क्यों पाया है। करेगा। दोबारा यह प्रश्न सुनकर मैं तत्परता से उनकी गोद में से उठ बैठा। कहा, अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एकटक मुझे देखती रहीं, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं ज़रूर करूँगा। शीला के जाएगा। जाऊँगा। जाकर क्या करेगा। मैं असमंजस में उनकी ओर देखता रहा। वह बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं। उसके बाद मानो हठपूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें वे मुझे दिखाने लगी, और चीज़ों में एक छोटी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, बंदूक से कौओं को मारा करूँगा, कौए मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ। मरना क्या होता है, क्यों रे, तू जानता है। जानता हूँ, भला क्या होता है। मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस आईं, फिर चुप हो रहीं, फिर बोली, मैं मर जाऊं तो तू क्या करे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाएं कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करें, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती हैं तो क्या मैं नहीं मर सकता। मैं बड़े मज़े में मर सकता हूँ। बुआ को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं, पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद मैं जी ही नहीं सकता, जीऊँगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँगा कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज एक कागज़ लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था। उसके कोई बड़े भाई हैं, यह मैं नहीं जानता था। कागज़ उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज़ उन्हें दिया, तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीज़ें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज़ आया करूँ। शीला के भाई ने भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है। प्रमोद, बड़े बहादुर हो तुम। यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज़ अपनी बुआ को ही देना है ना। कागज़ मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता
तो भी मैं पहले बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूंस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th क्लास, खूब। प्रमोद जाकर कहना मैं अभी 1 महीना यहीं हूँ, समझे? खूब समझ गया था। क्या समझे? 1 महीना यहीं हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं। जो खत दिया था वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दे दिया था, पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोलकर देखा। उसके अक्षर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुए। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसी सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माय डियर तो मुझको इतना अच्छा लिखा मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने में लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास ही खड़ा है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ से आंख हटाई, खत को धीमे धीमे तह किया और मुझको देखा। मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही थी। मानो सब भूल गई कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबूझ भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही, जाने कौन करा रहा है। हल्के हल्के चैतन्य उन्हें लौटा, मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद अब तू वहाँ कभी मत जाना। तो उससे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी का कोई खत लाने की ज़रूरत नहीं है, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा था। वह बोली, तू इतना अनसमझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ, जानता हूँ। बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है, मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उनकी उस क्षण भर में होकर, उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबुझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं कि उनका जी हल्का हो, और नहीं तो उनके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह भी 1 महीना यहीं हैं, कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कौल झूठा नहीं होता। बुआ ने यह ऐसे कहा कि मानो अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना न होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों-ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाह कुछ बंधती सी जाती थी। जहाँ देखती, देखती रह जाती, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है और वह भाग्य चिन्हा नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोककर भी उत्तर मांगती हूँ। मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या? अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अनबिछे तख्त पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दाब रहा था, दाबता रहा। बोली, अब रहने दे। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं हो। सुनकर मेरी ओर उनकी दृष्टि बंध गई। कुछ रुककर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टर ही पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा? मैं क्यों न ले आता। उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में एक नाम लिखकर दे दिया और मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ गया। पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमकाकर बोले, यह क्या है? बुआ ने दवाई मंगाई है। दवा? हाँ दवा, उनके सिर में दर्द है। शीला के भाई ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जोर जोर से कमरे में इधर से उधर टहलने लगे। कागज
तोड़मुड़ करके उनके हाथों में चिंदी हो गया। उस कागज़ की चिंदी पर उनकी चुटकी सख्ती से कस गई, ऐसी कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव होने लगे। कुछ देर बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई ये सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल नहीं देख सकता हूं? प्रमोद, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएंगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मेरे मुंह पर मानो ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दबी कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों के जोर से उस छोटे से कागज के हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको गुड़ी मुड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, यह है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज़ फूफा आए। मेरी मन उनकी तरफ खुला नहीं, न उन्होंने ही मुझे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफ़र की सब सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया है। बुआ को तने कष्ट न होगा। यहाँ से 300 मील ही तो है। मोटर में जाएंगे, न हुआ तो रास्ते में 2-1 जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले सब जगह हैं। पिताजी निश्चिंत रहें कि फूफा हमारी बुआ को जरा भी किसी तरह की तकलीफ न होने देंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा, लेकिन? फूफा ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन्हें तकलीफ किसी किस्म की ना होगी। पिता ने कहा, उसकी तबीयत जरा। फूफा ने बताया, यहाँ की आबो हवा किसी कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वह है कि। अगले रोज़ फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लेवा ले गए।